अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नीड क्या है, वांट क्या है और डिमांड क्या है। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन नीड, वांट एंड डिमांड। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नीड किसे कहते हैं, वांट किसे कहते हैं और डिमांड किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे, नीड की। जैसे मैंने आपसे कहा कि नीड, वांट और डिमांड ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा फ़र्क है इसमें। नीड का मतलब क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजमी चाहिए, जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ देखें, समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सर्वाइव और टू सस्टेन, जो कि ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, रिक्वायर्ड है सर्वाइव यानी रहने के लिए, गुजारने के लिए, सस्टेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब वो चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खुराक के बगैर, पानी के बगैर, मकान के बगैर, ये सब चीज़ें नीड में शुमार होती हैं, जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड थिंग हमारे पास है वांट। वांट को आप आसान अल्फाजों में डिज़ायर्स कह सकते हैं, ख्वाहिशात। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके बगैर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम ये हासिल करना चाहते हैं अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इनर हायर सेटिस्फेक्शन के लिए, जिनके बगैर गुजारा तो हो सकता है लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास हो। थिंग्स विदाउट विच वी कैन सर्वाइव, वो चीज़ें जिनके बगैर हम रह सकते हैं, बट वी नीड देम, मगर हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी फॉर हायर सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा तस्कीन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट फ़ोन 6X, तो आई कैन डू विदाउट इट। अब इतना एक्सपेंसिव फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल फ़ोन हो गया, आईफोन हो गया, इनके बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन हम इसे हासिल करना चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। तो नीड क्या होती है, वो चीज़ें जो कि लाजमी हैं, जो कि ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। जबकि वांट क्या है, ये आपकी ख्वाहिशात हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अब बात करते हैं हम डिमांड की। अच्छा देखिए इसमें क्या लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की ख्वाहिशात क्या होती हैं, अनलिमिटेड। एज वन वांट इज सेटिस्फाई, एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं है, आ न्यू वन इज़ क्रिएटेड, और दूसरी ख्वाहिश हमारी क्रिएट हो जाती है। यानी ख्वाहिशात क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं इंसान की, एक ख्वाहिश पूरी होती है, दूसरी ख्वाहिश क्रिएट हो जाती है, ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। जबकि डिमांड की हम बात करें तो डिमांड में दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ही है विलिंग, इस विलिंग का मतलब होता है ख़रीदने की ख्वाहिश, और दूसरा एबल टू बाय। इस एबल टू बाय का मतलब है ख़रीदने की ताकत, यानी ख़रीदने के लिए पैसे। कोई चीज़ आपकी डिमांड उस वक्त होगी जब आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने की ख्वाहिश है, और आपके पास ख़रीदने के लिए उसके पैसे भी हैं। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो डिमांड कहलाएगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ख्वाहिश तो है लेकिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, जैसे आईफोन आपकी ख्वाहिश है लेकिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो आपकी डिमांड नहीं है। लेकिन कोई ऐसा स्मार्टफोन 15,000 20,000 का जो आप ख़रीद सकते हैं, पैसे हैं और आपकी ख्वाहिश भी है, तो वो आपकी डिमांड होगी। यानी आपकी ख्वाहिश भी है और ख़रीदने के लिए पैसे भी हों, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी डिमांड। थिंग्स दैट यू वांट टू बाय कंज्यूम, वो चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड योर पॉकेट अलाउ इट्स कंजम्पशन, और आपकी जेब इजाज़त देती है इसके इस्तेमाल की, यानी उसको आप ख़रीद सकते हैं, यू कैन अफोर्ड इट, उसको हासिल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। दस यू डिमांड दैट थिंग, और ये आपकी क्या हो गई, डिमांड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2,000 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे पास 2,000 रुपये हैं, एंड आई वॉन्ट टू परचेज अ शर्ट हुज शर्ट इज़ वर्थ 1,500, मैं एक शर्ट परचेज़ करना चाहता हूँ जिसकी कीमत 1,500 रुपये। अब देखिए मेरे पास थे कितने पैसे, 2,000, और वो शर्ट कितने की है, 1,500 की, जो मैं चाहता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश भी है और ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं,
तो ये मेरी डिमांड होगी, यानी ख्वाहिश भी हो खरीदने के लिए, पैसे भी हो। जब ख्वाहिश और पैसे मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा, अल्टीमेटली परचेज कर लूँगा मैं उसे। तो जो मार्केट में कहते हैं ना कि ये चीज़ सेल बहुत हो रही है, इसकी डिमांड बहुत है, उसका मतलब यही होता है। देखें आप सोचिए कि आपने वो शर्ट परचेज़ करनी है और ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं। तो जब ख़रीदने के लिए पैसे हो, ख़रीदने की ख्वाहिश भी हो, तो आप परचेज़ करेंगे। जब आप परचेज़ करेंगे इसका मतलब है कोई सेल करेगा। तो ये तीनों बातें सेम हो गई ना, डिमांड, परचेज़ एंड सेल। डिमांड होगी तो परचेज़ होगा, परचेज़ होगी तो सेल होगा। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि ये चीज़ परचेज़ लोग बहुत कर रहे हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब वही है कि लोग ख़रीदने की ख्वाहिश भी रखते हैं और ख़रीदने के लिए पैसे भी रखते हैं। या दुकानदार अगर ये कहता है इस चीज़ की सेलिंग बहुत है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो बात वही है। लोग ख्वाहिश भी रखते हैं, ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, तो इसलिए वो बिक रही है मार्केट में। तो ये डिमांड हो गया। तो नीड, वांट और डिमांड में क्या फ़र्क है? नीड वो चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजमी है, जैसे खुराक, पानी, शेल्टर, लिबास वगैरह। वांट हमारी ख्वाहिशात है जिनके बगैर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये चीज़ें हमारे पास हों हायर सेटिस्फेक्शन के लिए। और इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती, एक ख्वाहिश पूरी होती है दूसरी ख्वाहिश क्रिएट हो जाती है। क्योंकि डिमांड किसे कहते हैं हम? वो चीज़ें होती हैं जिसकी ख़रीदने की ख्वाहिश भी हो, ख़रीदने के लिए पैसे भी हों। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपकी जेब अगर आपको इजाज़त देती है तो उसको आप परचेज़ कर लेंगे। तो ये हमारी डिमांड है। विल टू बाय एंड परचेज, एबल टू बाय, पावर टू बाय। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को स्टॉप करें और कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद दोबारा प्ले करें। आगे चलते हैं। चैप्टर हमारा डिमांड सप्लाई चल रहा है। एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही आसान है। प्रोफेसर मार्शल के अल्फाज में क्या डेफिनेशन है? प्रोफेसर मार्शल हैज़ डिफाइंड लॉ ऑफ डिमांड एज फॉलोज। अदर थिंग्स इक्वल, यानी कुछ चीज़ें सेम रहें। ये अदर थिंग्स इक्वल का मतलब अजम्पशंस हैं, जो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी किसी चीज़ की मकदार तलब ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस। किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है जब कीमतें कम होती हैं, एंड डिमिनिश यानी कम होती हैं विद राइज इन प्राइस, जब कीमतों में इजाफा होता है। इन सिंपल वर्ड, अगर किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होगा तो लोगों को वो चीज़ महंगी लगेगी, तो उसकी मकदार कम ख़रीदेंगे वो। जैसे अगर चिकन के रेट बढ़ जाते हैं, 200 से 400 में चले जाते हैं, तो लोगों को चिकन महंगा लगेगा, तो चिकन की क्वांटिटी क्या करेंगे, वो कम ख़रीदेंगे। अगर वो हफ्ते में 3 किलो पका रहे तो हो सकता है वो 1 किलो पकाएं, तो क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी। यही अगर चिकन के रेट गिर जाएं, कम हो जाएं, तो लोगों को चिकन सस्ता लगेगा और वो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। यही लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर प्राइसेस में इजाफा होगा तो क्वांटिटी डिमांड में कमी होगी। प्राइसेस में इजाफा होने मतलब महंगी हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइसेस में कमी होगी, ये चीज़ सस्ती हो गई, तो लोग उसकी मकदार ज़्यादा ख़रीदेंगे, डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन अदर वर्ड्स, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है? एक में इजाफा होगा दूसरे में कमी होगी। यानी अगर प्राइस में इजाफा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस में कमी होगी तो डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा। भाई प्राइस बढ़ने से क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो लोग महंगी चीज़ें कम खरीदते हैं। इसी तरह अगर प्राइस कम होगी तो चीज़ें सस्ती हो गई, तो लोग सस्ती चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड है, सिंपल। जब मार्केट में आम शुरू आते हैं, शुरू में आम जब आते हैं तो आम महंगे होते हैं, तो लोग ज़रा कम खरीदते हैं। फिर जैसे जैसे आम के रेट कम होना शुरू होते हैं, लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ का ही हाल है। जो भी फ्रूट मार्केट में आएगा, जब वो महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, और जब वो सस्ता हो तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। कुछ अजम्पशंस इसकी हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। जो लिखा हुआ ना, अदर थिंग्स इक्वल, ये अजम्पशंस की तरफ इशारा होता है। तो ज़रा इसे वीडियो रोक के इस डेफिनेशन को कॉपी कर लें, फिर इसके हम शेड्यूल ग्राफ से समझते हैं इसको। ओके जी, वीडियो प्ले करते हैं, आगे चलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको याद है ना, प्राइसेस में कमी होगी, डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा। चीज़ सस्ती होगी तो डिमांड में इजाफा होगा, और अगर कीमतों में इजाफा हुआ यानी महंगी हो गई चीज़ें, तो डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी। ये लॉ ऑफ डिमांड है, सिंपल। 4 अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको।
प्राइसेस में कमी, क्वांटिटी डिमांड, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी। प्राइसेस में कमी, क्वांटिटी डिमांड में इजाफा, प्राइसेस में इजाफा, क्वांटिटी डिमांड में कमी। अब एक शेड्यूल बनाते हैं जरा इसका। प्राइस पर एप्पल, सपोज कीजिए एक सेब 10 रुपए का, तो लोग उसको कितना खरीदे हैं, 10 एप्पल्स परचेज कर रहे हैं। अब कीमत कम हो गई, 10 से कितनी हो गई, 8। सस्ती हो गई तो डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। लोगों ने क्या किया, 10 से कितना परचेज कर लिया, 15। फिर मज़ीद कीमत कम हुई, 8 से 6 हो गई, तो लोगों ने क्या किया, इसको मज़ीद परचेज कर लिया। डिमांड में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। 15 से कितनी क्वांटिटी कर दी, 20 कर दी। मज़ीद अगर कीमत 6 से 4 कम हो जाती है तो डिमांड में मज़ीद क्या हो गया हमारे पास, 20 से 25 इजाफा हो गया। फिर कीमत मज़ीद 2 रुपीज़ से कम हुई तो डिमांड में मज़ीद इजाफा हो गया। यानी जैसे जैसे कीमतें कम हो रही हैं, जैसे जैसे कीमतें कम हो रही हैं तो क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसी को उल्टा पढ़ लो, कीमत अगर 2 से 4 हो जाए, 2 से 4 हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कीमतों में इजाफा हुआ तो डिमांड में कमी। सेकेंड लाइन देखें, प्राइसेस में इजाफा तो डिमांड में कमी, फिर मज़ीद इजाफा तो मज़ीद कमी। तो अब ज़रा हम इसको समझते हैं शेड्यूल के ज़रिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट प्राइस कितनी है, 10, और डिमांड कितनी है, 10। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, देखें ये प्राइस है हमारी 10, और क्वांटिटी डिमांड हमने एक्स एक्सिस में रखा है। डिमांड कितनी है हमारे पास, 10। ग्राफ बनाते हुए ख्याल कीजिएगा कि एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लगाएंगे आप, इन सब में डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है जी, और डिफरेंस इन पॉइंट्स भी बराबर हो। जैसे अगर इस डिस्टेंस में मैंने 10 पॉइंट लगाए तो डिफरेंस इन पॉइंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। प्राइस 10 है, डिमांड 10, तो देखिए ये पॉइंट लग गया, प्राइस 10, डिमांड कितनी, 10, यानी इसकी सीधे मैंने ये नुक्ता डाल दिया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब प्राइस 8, डिमांड 15, यानी कीमत 10 से कम हो गई, 8 हो गई, तो डिमांड कितनी हो गई है, 10 से बढ़कर 15, यहाँ लग जाएगा पॉइंट तकरीबन, ठीक है जी। ये लग गया सेकंड पॉइंट, प्राइस 8 है, डिमांड कितनी हमारे पास, 15। मजीद कीमत कम हुई, 6 हो गई, डिमांड में मजीद क्या हो गया, इजाफा हो गया, 15 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब प्राइस 8 से कम हो गया, 6 हो गया, डिमांड 15 से बढ़ के कितना हो गया, 20, तो तकरीबन 6 के सीध में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है जी। प्राइसेस मजीद कम हुई, 6 से 4 हो गई, तो डिमांड में मजीद इजाफा हो गया, 25 हो गया जी। प्राइसेस 4 है, डिमांड में इजाफा 25। उसके बाद 4 से 2 हुई तो डिमांड में मजीद इजाफा 30। जैसे जैसे कीमत कम हो रही है डिमांड में क्या हो रहा है, हमारे पास इजाफा हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कौन सी लाइन कहलाएगी हमारे पास, डिमांड लाइन कहलाएगी। डिमांड लाइन के बारे में एक बात समझ लीजिए, डिमांड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन उस वक्त आती है जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वो वेरिएबल्स हों जिनमें इन्वर्स रिलेशन हो। यानी वाई में हमने प्राइस को रखा है, एक्स में हमने डिमांड को रखा है, तो इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि कीमतों में कमी हो रही है, डिमांड में क्या हो रहा है, इजाफा। तो जब भी एक्स और वाई वेरिएबल्स में इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो लाइन हमेशा नीचे आएगी, और अगर एक्स और वाई में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो लाइन हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ये हम लॉ ऑफ सप्लाई में देखेंगे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए डिमांड लाइन नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि प्राइस में कमी, यानी एक चीज़ में कमी तो दूसरी चीज़ में क्या हो गया, इजाफा। या अगर प्राइस में इजाफा करेंगे तो डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी। तो इस इन्वर्स प्रोपोर्शन की वजह से नेगेटिव स्लोप बनता है और लाइन हमेशा क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ सकता है। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए, फिर दोबारा वीडियो प्ले करें। दिस वीडियो इज़ मेड बाय सर आतिफ। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी मसला हो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं, सेल पे कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। ओके जी, आगे चलते हैं। अब अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की तरफ चलते हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या है? अजम्पशंस मतलब वो शराइत जिस पर ये लॉ बेस कर रहा है।
यानी वो कंडीशन जो कि अगर पूरी होंगी तो लॉ सही साबित होगा, अदरवाइज लॉ गलत हो जाएगा। पहला क्या है, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। फर्स्ट अजम्पशन, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स की इनकम बढ़ जाए, सैलरी उसकी 30,000 से 40,000 हो जाए, तो अगर किसी चीज़ के रेट बढ़ भी जाए, चिकन महंगा भी हो जाए, फ्रूट महंगा भी हो जाए, तो वो डिमांड में कमी नहीं करेगा। कीमत बढ़ने के बावजूद डिमांड में कमी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ती, जो कि इसकी अजम्पशन है, फिर चिकन या फ्रूट के रेट बढ़ते, तो वो क्या करता है, चिकन या फ्रूट की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देता। यही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन अगर इनकम बढ़ गई तो अब वो क्या करेगा, फ्रूट या चिकन जो कि महंगा हो गया उसकी क्वांटिटी क्या कर देगा, कम नहीं करेगा, वही रखेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो जाएगा। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को सही साबित होने के लिए अजम्पशन है कि कंज्यूमर की इनकम तब्दील नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट होती हैं, जैसे इन्फिनिक्स, ओप्पो मोबाइल, जैज और टेलीनॉर, टपाल और लिप्टन, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का। कोक और पेप्सी, ये सब क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे को। अब सपोज कीजिए कोक ने अपनी कोल्ड ड्रिंक की कीमत 100 से 95 कर दी। 100 से कितनी कर दी, 95। तो प्राइसेस को कोक ने कम किया। कोक ने चूंकि प्राइसेस को कम किया है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक कोक की डिमांड बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हकीकत में ये हुआ कि पेप्सी ने जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अपनी कीमत 100 से कम करके 90 कर दी। यानी कोक ने 5 रुपये कम किए तो पेप्सी ने 10 रुपये कम कर दिए। अब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे, पेप्सी की तरफ होंगे, और कोक की तरफ इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोक का जो सब्स्टिट्यूट है उसने अपनी प्राइस में ज़्यादा चेंज कर दिया। तो अब कोक पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। कोक ने कीमत 5 रुपये कम करी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिमांड में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स ने प्राइसेस में मजीद कमी कर दी है। इसलिए सेकंड अजम्पशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस को तब्दील नहीं होना चाहिए। अगर पेप्सी अपनी कीमत चेंज नहीं करता और कोक अपनी कीमत कम कर देता, तो लाजमी की बात है कि कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाता कोक के। लेकिन चूंकि पेप्सी ने उससे ज़्यादा कीमतें कम कर दी, इसलिए अब लॉ ऑफ डिमांड कोक पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो चीज़ फैशन में आ जाए उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। याद रखिएगा इस बात को। अगर किसी चीज़ का फैशन चल जाए तो कीमतें बढ़ती भी जाएं, लोग फिर भी परचेज करते हैं। और अगर किसी चीज़ का फैशन कम हो जाए तो उसकी कीमतें कम भी कर दें आप, लोग उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका फैशन क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। कोई भी चीज़ ले लें, जो फैशन में इन होगा उसके रेट बढ़ते रहेंगे, लोग खरीदते रहेंगे। और जो फैशन आउट हो गया, लोग उसको ख़रीदना पसंद नहीं करते, चाहे कीमतें कम क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट जी, कल्चर। कुछ चीज़ें हमारे रस्म रिवाज, मजहबी त्यौहार, जैसे रमज़ान में कीमतें बढ़ जाती हैं, बकरीद में जानवरों की कीमतें बढ़ जाती हैं, शादी ब्याह की रस्में होती हैं उसमें कीमतें चीज़ों की उस सीज़न में बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। चीज़ें महंगी होती रहती हैं लेकिन डिमांड में कमी नहीं होती। आखिरी हमारे पास अजम्पशन समझ लें, वेदर, मौसम। मौसम जब चेंज होता है तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जैसे जब सर्दियाँ होती हैं तो गर्म कपड़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और लोग ख़रीद रहे होते हैं उसके बावजूद। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी तो लोग गर्म कपड़े ख़रीदना बंद कर देंगे, चाहे उनकी कीमतें कम क्यों ना हो जाएं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कीमतें कम होने के बावजूद लोग उसको ख़रीदना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। तो लॉ ऑफ डिमांड वेदर पे भी अप्लाई नहीं होता। तो अजम्पशन से मुराद वो मफरूज़ात हैं जिस पर लॉ बेस कर रहा है। अगर ये मफरूज़ात होंगे सही तो लॉ सही साबित होगा, अदरवाइज लॉ सही साबित नहीं होगा। ये 4-5 ख़ास पॉइंट जो आपको लिखवा दिए। आगे चलते हैं, वीडियो स्टॉप करें, इसे प्ले की, इसे कॉपी कीजिए, फिर इसको वीडियो को प्ले करें। ओके जी, अब हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखिए, अभी मैंने आपको 4-5 फैक्टर बताए
जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस। प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस अगर कम होगी तो डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा। इसके अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, अगर प्राइस की अलावा किसी और वजह से डिमांड चेंज हुआ है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड, डिमांड तब्दील हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी अगर डिमांड में तब्दीली की वजह प्राइस है, डिमांड में तब्दीली की वजह क्या है, प्राइस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर डिमांड में तब्दीली की वजह प्राइस के अलावा कुछ और है, कोई भी रीज़न है, तो उसे हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। यानी प्राइस अगर फैक्टर हुआ, रीज़न हुआ डिमांड को तब्दील करने का, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। क्या लिखा हुआ, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। कोई सही फैक्टर हो लेकिन प्राइस ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड चेंज ओनली बाय प्राइस। क्वांटिटी डिमांड सिर्फ वो सिर्फ किसकी वजह से होती है, प्राइस की तब्दीली की वजह से। देखो चेंज इन डिमांड हैपेंड बाय चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया, वेदर हो गया, इनकम हो गया, कल्चर, ये वो रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से डिमांड तब्दील हो सकती है। अगर किसी चीज़ का फैशन आ गया तो लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे, तो ये कहलाएगा चेंज इन डिमांड। मौसम सर्दियाँ आ रही हैं तो लेट सपोज फिर लोग गर्म कपड़े ख़रीदना शुरू कर देंगे, चाहे कीमत कम हो या ज़्यादा हो, तो उससे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। क्योंकि अभी तब्दीली की वजह, डिमांड में तब्दीली की वजह प्राइस नहीं है, मौसम है। किसी शख्स की इनकम बढ़ गई तो वो क्वांटिटी, वो पहले के मुकाबले में चीज़ें ज़्यादा ख़रीदेगा, तो ये कहलाएगा चेंज इन डिमांड। क्योंकि डिमांड में तब्दीली की वजह प्राइस नहीं है, उस शख्स की इनकम है। कल्चर है, सकाफ़त है हमारी, उसकी वजह से किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है, तो वो क्या कहलाएगा, चेंज इन डिमांड। तो मेजर फ़र्क क्या है कि अगर डिमांड में तब्दीली की वजह प्राइस है तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और डिमांड में तब्दीली की वजह प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर है, लाइक फैशन, वेदर, इनकम और कल्चर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में जो लाइन, डिमांड लाइन बनती है, उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट चेंज इन कमांड या डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी एक जो डिमांड लाइन सपोज कीजिए, ये हमने वर्टिकल देखा था पीछे, प्राइस की वजह से लाइन कभी ऊपर वाले नुक्ते मारेगी, कभी नीचे वाले नुक्ते मारेगी, लाइन चेंज नहीं होती, वो उसकी मूवमेंट ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो लाइन ऊपर चली जाएगी, नुक्ता ऊपर चला जाएगा, प्राइस कम होगी तो लाइन नीचे आ जाएगी। तो इसे कहते हैं मूवमेंट, और ये कहाँ होता है, चेंजिंग क्वांटिटी में। जबकि अगर डिमांड में तब्दीली प्राइस के अलावा किसी और वजह से हो रही तो डिमांड लाइन ही चेंज हो जाएगी। डिमांड लाइन बढ़ जाएगी तो डिमांड लाइन ऊपर चली जाएगी, डिमांड अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड लाइन नीचे आ जाएगी। यानी ये कहलाते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। कभी मैं ग्राफ में किसी और जगह आपको ये करके दिखाऊंगा कि शिफ्टिंग क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। बस ये समझ लीजिए, मूवमेंट में यानी चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड में दूसरी लाइन नहीं बनती, उसी लाइन में पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं। जबकि शिफ्टिंग में डिमांड नई लाइन बन जाती है, अगर बढ़ेगी तो लाइन ऊपर चली जाएगी डिमांड, और अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड लाइन नीचे आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, स्टॉप करके वीडियो को कॉपी करें। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।